मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर। आज भौतिकी की इस कक्षा में अध्याय 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य पर हम लोग अध्ययन करेंगे। आपके अध्ययन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए हमने इसको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहले भाग के अंतर्गत क्षण चुंबक और उसकी परिभाषा, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम, दूसरे भाग के अंतर्गत भू चुंबकत्व, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, और लास्ट में तीसरे भाग के अंतर्गत पदार्थों के चुंबकीय गुण और स्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का व्याख्यान हमारा इस अध्याय का भाग 1 पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्षण चुंबक और चुंबकत्व एवं गाउस का नियम का अध्ययन करेंगे। आगे अध्ययन करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे शिक्षण के बिंदु क्या होंगे। तो पहले हम आपको इसकी एक प्रारंभिक जानकारी देंगे, यानी वो भूमिका के अंतर्गत आएगा। दूसरा, क्षण चुंबक क्या होता है, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, हम उसके बारे में जानकारी देंगे। क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार और ये किस तरह से काम करता है, इसके बारे में बताएंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव बताएंगे, स्थिर वैद्युत अनुरूप, और लास्ट में चुंबकत्व तथा गाउस का नियम बताएंगे। अब हम लोग आते हैं, जैसा कि आप लोग पूर्व के अध्याय में पढ़े होंगे, गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। आप ये भी जानते हैं कि जब किसी धारावाही परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, और उस धारावाही परिनालिका के कारण उसके अक्षीय रेखा पर आपने चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी किया होगा। आप साथ ही साथ एक वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र भी देखे होंगे, और उस वृत्ताकार धारावाही चालक के अक्ष पर उससे कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना भी किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चुंबक क्या है। सबसे पहले देखा जाए तो ये जो चुंबक की बात करते हैं हम लोग, ये चुंबक या चुंबकीय परिघटना प्रकृति का एक सार्वभौमिक घटना है। यह गैलेक्सी हो या परमाणु हो या जीव जंतु हो, भांति भांति के स्रोतों से भांति भांति के प्रकार के रूप में ये विद्यमान है। सबसे पहले एशिया माइनर के मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक काले भूरे रंग का पत्थर पाया गया था, और इसकी जो पहचान कराई थी वहाँ के वो गडेरियों ने कराई थी। इस काले भूरे रंग का जो पहचान हुआ था, इसके अंदर एक गुण विद्यमान था कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को ये अपनी ओर आकर्षित करता था। इसका नाम था मैग्नेटाइट, जो कि लोहे का एक अयस्क है। और साथ ही साथ आज का जो हम लोग मैग्नेट शब्द पढ़ते हैं, वह मैग्नेट शब्द इसी मैग्नेट का, मैग्नेटाइट का, मैग्नेट शब्द जो होता है, इसी मैग्नेटाइट का एक सुधारा रूप है, और जिसका हिंदी रूपांतरण हम लोग लेते हैं चुंबक। तो वे सभी पदार्थ जो लोहे को अथवा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम लोग चुंबक कहते हैं, जैसे दंड चुंबक, क्षण चुंबक आदि। इनका जो नामकरण किया गया है, इनकी संरचना के आधार पर करते हैं। चुंबकीय ध्रुव, अगर कोई भी आप चुंबक लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक क्षण चुंबक ले लिया, इस क्षण चुंबक के सिरों पर 2 बिंदु ऐसे होते हैं जहां के चुंबकीय क्षेत्र अन्य की अपेक्षा सबसे अधिक होता है, यानी उसकी आकर्षण शक्ति अधिकतम होती है इन बिंदुओं को, इसे ही ध्रुव कहते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं,
एक होता है उत्तरी ध्रुव जिसे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, एक होता है दक्षिणी ध्रुव जिन्हें हम लोग साउथ पोल कहते हैं। इसे क्रमशः एन और एस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चुंबक के बारे में। अब आप लोग देखिए चुंबक संबंधी आम धारणा क्या है। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है और साथ ही साथ इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है भौगोलिक दक्षिण से वह भौगोलिक उत्तर की ओर है, यानी पृथ्वी के गर्भ में भी एक चुंबक है। और इसी पाठ के अंतर्गत हम लोग आगे इसका भाग 2 में अध्ययन करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, जब किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है अथवा कार्क के टुकड़े पर रखकर पानी के यानी स्थिर पानी के सतह पर उसे हम लोग तैराएं तो वह चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे यहाँ पर हम आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के द्वारा बता रहे हैं। ये हो गया आपका दंड चुंबक, दंड चुंबक हो गया। इसको आप बिना ऐंठन के किसी रस्सी से यहाँ बांध लीजिए और ऐसे दृढ़ आधार से लटका दीजिए। जैसे ही दृढ़ आधार से आप लटकाएंगे कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि यह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहर जाता है। तो चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होता है उसे हम लोग नाम देते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो गया कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण का मिलन से हो गया प्रतिकर्षण होता है और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। जो ये व्यवस्था यहाँ पर बनी है, अगर इसी व्यवस्था के समीप हम लोग एक दूसरे चुंबक का अगर यहाँ पर दक्षिणी सिरा ले जाए तो यह सिरा इधर की ओर हटेगा तुरंत। इसका मीनिंग्स ये हुआ कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लग रहा है। लेकिन अगर इसके विपरीत यहाँ पर हम लोग उत्तरी सिरा लाएं, एक चुंबक का कौन सिरा लाएं? उत्तरी सिरा, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि दोनों के बीच यहाँ आकर्षण बल होगा। कैसा बल लगेगा? यानी ये सिरा इधर की ओर खींचा चला जाता है। चौथा पॉइंट, किसी भी चुंबक के कहिए कि दोनों ध्रुवों को आप अलग कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। यानी कि अगर ये दंड चुंबक है और आप चाहते हैं कि इसका जो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ऐसे बीच से काट करके हम इसको अलग कर लें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, तो ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही आप इसको काटेंगे या तोड़ेंगे, प्रत्येक टुकड़ा अपने आप में एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। तो ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो यहाँ पर ये नॉर्थ हो जाएगा। आप अगर इसको तोड़ते जाएं परमाणु स्केल पर भी पहुँच जाएंगे, तब भी आप यही पाएंगे कि यह अपने आप में एक पूर्ण चुंबक होगा। हाँ, यहाँ पर इसका चुंबकत्व का गुण यानी आकर्षण करने की क्षमता घट जाएगी, यानी वह क्षीण हो जाएगी। लास्ट में ये देखिए, चुंबक प्रेरण के द्वारा चुंबकीय पदार्थों में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक चुंबक है और इसी चुंबक के समीप आप अगर एक स्क्रू ड्राइवर लाते हैं, क्या ला रहे हैं? स्क्रू ड्राइवर ला रहे हैं, तो आप पाएंगे कि इसका यह सिरा कुछ समय पश्चात चुंबक बन जाता है, लेकिन इसका चुंबकत्व कम रहेगा, यानी आकर्षण करने की जो उसकी क्षमता रहेगी वह कम रहेगी। अब देखिए क्या होता है छड़ चुंबक। एक पतली लंबी छड़ के आकार वाली चुंबक को हम लोग छड़ चुंबक कहते हैं। यानी जो हमारा छड़ का संरचना होता है उस रूप में अगर कोई चुंबक है तो उसे हम लोग नाम दे देते हैं छड़ चुंबक। तो यहाँ चित्र में देखिए एक छड़ चुंबक को लोहे के रेतन में डाला गया है। लोहे का रेतन का मतलब लोहे का बुरादा हो या छीलन हो। तो जैसे ही यहाँ पर आप डालेंगे, ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है, तो यहाँ पर जो है इसी चित्रानुसार जो है ये लोहे का रेतन यहाँ पर समायोजित हो जाता है।
तो जब ये लोहे का रेतन समाजित होता है तो ये जिस पथ पर चलता है, ये सभी पथ अगर देखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं। क्या होंगी? ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा होती हैं। इन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अपना एक गुण भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत होती हैं और ये बंद लूप बनाती हैं। दूसरा, अगर हम इन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर कोई एक स्पर्श रेखा खींच दें तो स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। क्या बताएगा वो? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। तीसरा पॉइंट देखिए, अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक तल में एक पृष्ठ रख दें तो उस पृष्ठ के लंबवत जितनी अधिक बल रेखाएं उस पृष्ठ में से गुजरेंगे वो उतना ही प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। मीनिंग्स ये है, अगर मान लीजिए ऐसे ये चुंबकीय बल रेखा है, इसे देख रही है और यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल का हम लोग पृष्ठ रखे हैं तो जितनी ही ज़्यादा संख्या में या जितनी अधिक मात्रा में यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से गुजरेंगी, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक होगा। एक चौथा इसका सबसे अच्छा प्रगुण ये देख लीजिए, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे पर नहीं काटती हैं। मान लीजिए अगर ये काट दी तो इस कटान बिंदु पर इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा पर एक स्पर्श रेखा और इस पर भी हम लोग स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही चुंबकीय क्षेत्र की एक ही दिशा नहीं रह जाएगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ इस कटान बिंदु पर एक ही चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा प्रदर्शित होगा और यह असंभव है। क्या चीज है आपका? असंभव है। ये असंभव हो जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्षण चुंबक का धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार। जिस प्रकार से देखा जाए कि किसी भी धारावाही परिनालिका को बहुत सी परिधाराओं का योग माना जाता है, उसी तरह क्षण चुंबक को बहुत सी संचारी धाराओं का योग माना जाता है। अब हम आपको बताते हैं धारावाही परिनालिका होती क्या है। कि किसी विद्युत कुचालक बेलनाकार पदार्थ पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को इस प्रकार लपेट दीजिए कि उसकी जो लंबाई बनती है वह लंबाई इसके व्यास से काफी अधिक होता है। ऐसी संरचना धारावाही परिनालिका कहलाती है। तो यहाँ पर धारावाही परिनालिका में देखा जाए तो ये बहुत सी परिवाही धाराओं का एक संयोग बनता है। एक परिवाही धारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, ऐसे आप बनाते चले जाएंगे। ठीक है। साथ ही साथ किसी चुंबक को अगर बीच से काट दिया जाए तो ये उसी तरह से होता है जिस तरह से इस धारावाही परिनालिका को बीच से काटा जा रहा है। ठीक, तो हम लोग ये देखेंगे कि चुंबक का व्यवहार धारावाही परिनालिका की तरह कैसे है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक धारावाही परिनालिका लेंगे और उस धारावाही परिनालिका के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु लेंगे। उसी बिंदु पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक ज्योमेट्री समझते हैं। यहाँ चित्र में ऐसे एक धारावाही परिनालिका लिया गया है जिसकी लंबाई हम लोग 2l लिए हैं। ये पूरी लंबाई जो है आपका 2l है। ये इसका ज्यामितीय अक्ष है और इसी के केंद्र O से यहाँ कुछ दूरी यानी r दूरी पर एक बिंदु हम लोग P लिए हैं। चित्र में देखिए P लिए हैं और इस बिंदु P पर इसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ये मान लेते हैं कि धारावाही परिनालिका में फेरों की संख्या यानी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n है और साथ ही साथ इसकी जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर ये आपका स्मॉल a है। अब हम लोग एकांक लंबाई
के फेरों की संख्या के आधार पर यहाँ पर हम लोग dx लंबाई का एक परिवाही तंत्र ले रहे हैं और इसकी मोटाई मान लेते हैं वो आपका dx है, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी कितना है, वो x है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कुल फेरों की संख्या कितना है और उन फेरों की संख्या के आधार पर ये जो नीला वाला भाग दे रहे हैं इसके कारण यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी गणना करेंगे। और आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके पूर्व के अध्याय में कि किसी वृत्ताकार कुंडली के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और वह चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसका मान है B बराबर μ0 I R स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यहाँ पावर 3/2 रहता है, यहाँ हो जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर चूंकि फेरों की संख्या n dx है इसलिए इसको हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं और जब मॉडिफाई कर लेंगे तो यहाँ x इज रिप्लेस बाई r माइनस x हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कैपिटल R को रिप्लेस कर देंगे हम लोग a से। ऐसी स्थिति में हमको ये समीकरण प्राप्त होता है और ये जो समीकरण है ये जो है आपको मिलेगा इस अवयव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र। चूंकि हमको पूरी परिनालिका के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे कि पूरी लंबाई में ऐसे कई अवयव लेंगे और उन अवयवों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और सबका योग लेंगे। तो ये करने से अच्छा ये है क्यों न हम इस समीकरण का समाकलन कर लें और समाकलन का जो सीमा लेते हैं वह माइनस L से ले करके, यानी ये जो दूरी है ये हमारा माइनस L में चला जाता है और ये दूरी जो होता है प्लस L में चला जाता है। इसके आधार पर हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर उस समाकलन का सीमा लेते हैं। अब त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन के द्वारा इसका मान ज्ञात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि जो बिंदु P लिए हैं वह धारावाही परिनालिका के त्रिज्या से काफ़ी अधिक है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर एक अजम्पशन लेते हैं और उसका मान है कि R इज वेरी लार्ज इन ग्रेटर देन स्मॉल a, यानी R की तुलना में देखा जाए a लगभग नगण्य है और इसी तरह R की तुलना में जो अर्ध लंबाई होगी परिनालिका की ये भी लगभग नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा यहाँ पर हर का मान है वो नियर इक्वल टू हो जाता है r³ के बराबर। और जैसे ही r³ के बराबर होता है इस समीकरण में ये मान आप रखेंगे तो dx बटे जो आप इतना पाते थे उसके जगह पर केवल और केवल हो जाएगा आपका 1/r³। तो चूंकि समाकलन से r³ स्वतंत्र है इसलिए हम इसको बाहर खींच लिए हैं। बाहर खींचने के पश्चात समाकलन में बचता है -L से लेकर +L तक dx। और आप समाकलन में पढ़े होंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू होता है x -L से ये +L तक है तो -L से लेकर +L तक। अब हम लोग इसका जो है लिमिट रख देते हैं तो पाएंगे x के प्लेस पर आपका आ जाएगा x के प्लेस पर आएगा आपका +L माइनस L। अब आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो L अब माइनस से प्लस हो जाएगा, L हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2L। यानी इस पूरे इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो 2L होगी और यही मान यहाँ पर रख दिया गया है। अब इसके पश्चात आगे आइए, आप लोग पढ़ते होंगे चुंबकीय आघूर्ण इसके पहले वाले अध्याय में। तो यम का फार्मूला होता है I × A। I बहने वाली धारा है और ये बताता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो धारावाही परिनालिका के लिए हो जाएगा यहाँ पर I, उसमें बहने वाली धारा I है,
ए की जगह पर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। और एन बताता है चूंकि धारावाही परिनालिका में हम लोग उसमें प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या एन लिए थे और उसकी लंबाई 2l था, इसलिए यहाँ पर 2l गुणे l 2l गुणे आई गुणे पाई ए स्क्वायर गुणे n होगा। इस स्थिति में आप पाएंगे b बराबर म्यू 0/4/2m/r³। ये बताता है धारावाही परिनालिका के कारण उसके अक्ष पर उसे काफी दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, और साथ ही साथ इसका प्रयोगात्मक विधि के द्वारा भी इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। एक छड़ चुंबक के द्वारा देखा जाए तो इतना ही चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि छड़ चुंबक का व्यवहार भी धारावाही परिनालिका के समान होता है। अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव। किसी चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई भी वस्तु रख दीजिए, अगर उस पर बल आघूर्ण उत्पन्न हो तो उस वस्तु को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। और चुंबकीय द्विध्रुव के उदाहरण में देखा जाए तो आपके ये दंड चुंबक भी हो जाएंगे, साथ ही साथ धारावाही परिनालिका भी होगा। धारावाही परिनालिका के साथ साथ आपका वृत्ताकार कुंडली भी हो जाएगा। अगर किसी चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के साथ थीटा कोण के विक्षेप पर रखा जाए तो उस पर एक बलयुम लगता है और उस बलयुम का जो आघूर्ण मिलता है वह टाउ बराबर mb साइन थीटा होता है, जहां m बताता है चुंबकीय आघूर्ण, b बताता है चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा बताता है कि वेक्टर m और वेक्टर b के बीच का कोण कितना है। इस स्थिति में अगर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देखा जाए तो आपको कक्षा 11 के भौतिकी के पहले भाग में आप पढ़े होंगे बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, और साथ ही साथ जब आप गति का समीकरण लिखते हैं तो वह गति का समीकरण न्यूटन के गति विषयक दूसरे नियम या बराबर ma से लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि संतुलन की अवस्था में आई d2 थीटा बटे dt स्क्वायर इक्वल टू जाता है -mb साइन थीटा। यहाँ पर एक प्रत्यानयन आघूर्ण है, जो प्रत्यानयन आघूर्ण विस्थापनकारी आघूर्ण को संतुलित करता है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग देखेंगे इसी समीकरण को जब सिंप्लीफाई करते हैं जो साइन थीटा आता है, और उस साइन थीटा को देखा जाए तो सूक्ष्म कोणों के लिए साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, जो ये लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर थियरी से लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर थियरी के कारण देखा जाए तो यहाँ पर जब इसका प्रसार करते हैं तो हम लोग को मिलता है, लेकिन ध्यान रहे ये थीटा का मान छोटा होना चाहिए। यह जो है एक सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता है, और सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करने के कारण वह सरल आवर्त गति में गति करेगा, जिसके कारण उसके दोलन का काल यानी आवर्त काल मिलेगा, और वह t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट, आप लोग सिंपल सा पढ़ते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, तो उसी के आधार पर यहाँ पर मिल गया t बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बटा mb। इसी के आधार पर दोनों पक्षों का वर्ग करके b का मान जब निकालेंगे तो b बराबर हो जाता है 4 पाई स्क्वायर आई बटे mt स्क्वायर, और इस समीकरण की सहायता से आप चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। तो जब चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर, अब देखते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अगर किसी चुंबक को या चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में उसकी साम्य स्थिति से किसी विशेष स्थिति में घुमाते हैं तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा के लिए जो व्यंजक मिलता है um बराबर टाउ डी थीटा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कार्य के लिए कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो चूंकि यहाँ पर कोणीय गति है इसलिए बल के जगह पर हो जाता है
बलागुण टाउ, और विस्थापन वहाँ पर जो लीनियर विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन होता है, यहाँ पर हम लोग कोणीय विस्थापन थीटा लेते हैं। इसकी वैल्यू हो जाता है टाउ थीटा। अब इसके आधार पर जब हम लोग इसका समाकलन करके मान निकालते हैं तो यूएम बराबर एम कॉस थीटा प्राप्त हो जाता है। या एक तरह से कह सकते हैं कि वेक्टर रूप में इसको आप लिख सकते हैं यूएम बराबर माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी। इस समीकरण के अनुसार जब स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम रहेगी तो वह अधिक स्थायी अवस्था में रहता है, जब स्थितिज ऊर्जा अधिकतम रहेगी, ठीक है, तो वह अस्थायी अवस्था में होता है। अब आगे आपको बताते हैं स्थिर वैद्युत अनुरूप क्या होता है। अगर हम लोग इसी भौतिकी के अंतर्गत देखा जाए तो पहले पाठ में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव और यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव दोनों में काफ़ी समानता मिलती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र चाहे अक्षीय स्थिति में हो या निरक्षीय स्थिति में, ये सब ज्ञात करने के लिए हम लोग उसी समीकरण में कुछ प्रतिस्थापन करते हैं और उसी प्रतिस्थापन को स्थित वैद्युत अनुरूप कहते हैं। तो वहाँ हम लोग वैद्युत क्षेत्र के स्थान पर अब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, वहाँ द्विध्रुव आघूर्ण के स्थान पर यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण रखेंगे, जो वहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखते थे, अब यहाँ पर 4 पाई म्यू 0/4 पाई रखेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमको देखिए एक टेबल जैसा मिल जाएगा यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर P था, यहाँ पर M हो जाएगा। अक्षीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र, निरक्षीय के लिए मिल जाता है बाह्य क्षेत्र का बल आघूर्ण, और बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के लिए इस तरह से समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे जो वहाँ पर आपने U यूज किया था उसकी जगह पर यहाँ पर B, जो वहाँ पर P लेते थे यहाँ पर M लेंगे, और जो वहाँ पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे वो म्यू 0/4 पाई आप यहाँ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको एक साढ़े नुमा मैंने बता दिए प्राप्त हो जाता है। और अब सबसे लास्ट में ये देखेंगे कि चुंबकत्व एवं गाउस का नियम क्या कहता है। चुंबकत्व और गाउस का नियम, तो सबसे पहले हम लोग जो गाउस का नियम पढ़ चुके हैं स्थिर वैद्युतिकी में, उसके अनुसार ये कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव की बात करेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव में 2 ध्रुव होते हैं, लेकिन दोनों ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता है। उसी के सदृश में जब यहाँ हम बात करेंगे तो चूंकि वहाँ पर वैद्युत फ्लक्स फाई ई होता है और उसका मान जो निकालते हैं वेक्टर ई डॉट डेल्टा वेक्टर एस के आधार पर, तो इसके आधार पर यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट डेल्टा एस। और जब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके पूरा देखेंगे तब पा जाते हैं यहाँ पर भी चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू 0 होता है। मीनिंग्स ये है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स हमेशा शून्य होता है। यह शून्य इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब चुंबकीय द्विध्रुव से निकलेंगी तो जहाँ से निकलती हैं वहीं पहुँच जाती हैं, इसलिए जितना निकलेंगी उसको हम लोग प्लस लेते हैं और जो वहाँ प्रवेश करती हैं उसको माइनस में लेते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये पूरा का पूरा शून्य हो जाता है। तो छात्रों आज के लिए बस इतना था, आज बस ओके।